हेलो फ्रेंड्स। शिक्षा मार्ग पे आपका स्वागत है। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस दिसंबर 20 2025 का जो मेन इम्पोर्टेंट्स कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो हैं बांग्लादेश वायलेंस। बांग्लादेश में काफ़ी अभी फिर से वायलेंस शुरू हो गया है एक की लीडर के डेथ के बाद से। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अंतरिक्ष प्रयोगशाला, यानी कि एक इन स्पेस जो आई एन स्पेस है, एक ऑटोनमस एजेंसी है। वो देश में पूरे देश में अंतरिक्ष प्रयोगशाला को इस्टेब्लिश करने का ये रिक्वेस्ट जो है वो भेजी है, वो चाहती है। इससे क्या हुआ कि हमारे देश का जो स्पेस टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम है उसका विकास होगा। तीसरी जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है आज के द हिंदू में वो है स्ट्रॉन्ग डिफेंस, यानी कि इंडस्ट्रियल बेस में। यानी कि डिफेंस सेक्टर को जब ये प्राइवेटाइज किया गया या फिर यूँ कहें कि एफडीआई के लिए खोला गया है, तो उससे क्या होगा वो हम समझेंगे, उसके फ़ायदे क्या होंगे और भारत के जो डिफेंस स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज़ है उसमें कैसे मजबूती आएगी, इसको विस्तार से देखेंगे। चौथे नंबर में हम लोग देखेंगे ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, एक नए किस्म का एक बॉडी को क्रिएट करने की बात की जा रही है जो पोर्ट्स और जो शिप्स होते हैं उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा उठाएगी। रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर इन सीएपीएफ टू 50% है 5वें नंबर में, जिसमें जो अग्निवीर से जो आ, वापस आए हुए ये रहेंगे, आर्मी ऑफिसर्स रहेंगे, उनको जो सीएपीएफ के जो रिक्रूटमेंट है उनमें उन्हें 50% तक का रिजर्व सीट मिलेगा। पहले ये सीट 10% थी, अब उसे बढ़ा करके 50% कर दिया। तो इसे भी देखेंगे कि इन प्रावधानों के तहत क्या है, कैसे है। और सबसे आखिरी छठे नंबर पे हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटी, यानी कि एससीआर जो है किसी भी कंपनी का, किसी भी कॉरपोरेट्स का, ये चैरिटी नहीं है बल्कि ये फुलफिलमेंट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल एब्लिगेशन है। इसको समझेंगे क्या है सीएसआर और क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कहा है, हाल ही में क्या टिप्पणी की है, उसको देखेंगे। इन सबों को देखने से पहले जैसा कि हम लोग सेशन में ये डील करते हैं कि कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट्स वर्ड्स जो एसएससी एग्ज़ाम या फिर वनडे एग्ज़ाम जिनमें इंग्लिश के वोकेबलरी से रिलेटेड एंटोसाइनो और उसके वर्ड्स मीनिंग को पूछे जाते हैं, वो देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत बहुत शिक्षा मार्ग पे आपका स्वागत है। शिक्षा मार्ग चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ऐसे दोस्तों को शेयर करें जिनको उनकी ज़रूरत है, ताकि हमारी रीच बढ़े और उन्हें भी फ़ायदा हो। तो शिक्षा मार्ग को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल को शेयर करें। एसएससी से जुड़े हुए जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें इंग्लिश का रोल बहुत ज़्यादा होता है और बाकी भी एग्ज़ाम्स हैं जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स वोकेबलरी का जो है इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले आज जो हमारा वर्ड है जिसमें हम डील करेंगे वो है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस कहने का मतलब होता है किसी तरह का एंग्विश, हार्डशिप या फिर सफरिंग, यानी कि जो कष्ट, विपत्ति और संकट की स्थिति को हम लोग डिस्ट्रेस कहते हैं और इसका सिनोनिम्स होता है सफरिंग, एंग्विश और हार्डशिप। उसी तरह से इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा कंफर्ट, यानी कि कंफर्ट हो जस्ट इसके डिस्ट्रेस के उल्टा, यानी कि आराम हो, रिलीफ हो, ईज हो, आसान हो, वो हमारा एंटोनिम्स होगा। अगर देखें सेंटेंस फॉर्मेशन में, शी कॉल्ड हर फ्रेंड इन अ डिस्ट्रेस व्हेन शी लॉस्ट हर जॉब सडनली। तो ये डिस्ट्रेस है। डिस्ट्रेस यानी कि कष्ट, विपत्ति और संकट की स्थिति, सफरिंग,
एंग्विश, हार्डशिप। इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल इकोलॉजी से जुड़ा हुआ शब्द है जिसको पारिस्थितिक बोलते हैं, पर्यावरण से संबंधित। इसका सिनोनिम्स इन्वायरमेंटल, बायोलॉजिकल या फिर ग्रीन भी होता है। ध्यान दीजिएगा, ये इन्वायरमेंटल और बायोलॉजिकल तो समझ में आता है, लेकिन एक ये ग्रीन, ये कभी कभी हमें मिसअंडरस्टैंडिंग की ओर ले जाएगा। तो ग्रीन जो है वो भी एक तरह से इकोलॉजिकल का ही है। कहते हैं ना कि काफ़ी ग्रीन ग्रीन है, इसका मतलब है कि काफ़ी वहाँ का जो इकोलॉजिकल कंडीशन है वो बहुत ही अच्छा है। इसका एंटोनिम्स होगा आर्टिफिशियल, जो बनावटी हो, इंडस्ट्रियल, ठीक है, मैन मेड, ये सारे इकोलॉजिकल के एंटोनिम्स हैं। प्लांटिंग मोर ट्रीज इज एन इकोलॉजिकल स्टेप दैट हेल्प्स प्रोटेक्ट आवर सिटी। उसके बाद है थर्ड, डिसआरे, मीनिंग होता है अव्यवस्था। किसी तरह की गड़बड़ी हो जाए, किसी तरह की अव्यवस्था हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं कि डिसआरे हो गया, यानी कि सिनोनिम डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, केओस। एंटोनिम्स ऑर्डर, ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम। ये जो है सिस्टमेटिकली ढंग से कोई काम किया जा रहा है या फिर उसमें किसी तरह का ऑर्गेनाइज्ड वे में काम किया जा रहा है, ऑर्डरली किया जा रहा है, इसका मतलब है कि डिसारे का अपोजिट हो जाता है। और ये एंटोनिम्स हो गए इनके। आफ्टर द स्टॉर्म द क्लासरूम वाज इन कंप्लीट डिसआरे, यानी कि स्टॉर्म के बाद क्लासरूम जो था पूरी तरीके से अव्यवस्थित हो गया था। ठीक है, अगला है सिनिसिज्म। सिनिसिज्म क्या होता है? इसे सिनिसिज्म कहते हैं, यानी कि निंदक भाव। किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसा मन में द्वेष भाव हो, निंदक भाव हो, ठीक है, अविश्वासपूर्ण दृष्टिकोण रखते हो, तो उसे सिनिसिज्म कहते हैं। उस क्वालिटी को, उस गुण को सिनिसिज्म कहते हैं। यानी कि मिसट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट, सेक्टिज्म, पेसिमिज्म, ये सारे जो हैं सिनोनिम्स हैं। ऑप्टिमिज्म, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना, किसी को लेकर के सकारात्मक होना, उनमें फेथ होना, ट्रस्ट होना, तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाए। टू मच सिनिसिज्म कैन स्टॉप पीपल फ्रॉम ट्राइंग टू चेंज थिंग्स, यानी कि किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा अगर हमें कहें कि अविश्वासपूर्ण दृष्टिकोण है, या यूँ कहें कि हम पूरे तरीके से किसी को नेगेटिव रूप में देखते हैं, तो वो जो गुण है यानी कि सिनिसिज्म का, वो किसी भी चीज़ को, चेंज को, बदलाव को रोकने में ये जो है मदद करती है, यानी कि उन्हें बढ़ने नहीं देती, एडवांस नहीं होने देती है। अगला है अनस्टेबल, यानी कि अस्थिर, दीर्घ काल तक न चल सकने वाला, या मतलब लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो। अनस्टेबल हो मतलब बहुत ज़्यादा वो सिस्टमैटिक नहीं हो। तो अनटेनेबल, सिनोनिम्स अनवायबल, फ्रजाइल। वही एंटोनिम्स देखें तो इसका सस्टेनेबल, स्टेबल और वायबल। स्पेंडिंग मोर देन यू अर्न एवरी मंथ इज एन अनस्टेबल हैबिट। एंटाइटलमेंट, अधिकार बोध, सुविधा पाने की भावना। बोलते हैं कि ये इंटाइटल है, इसके लिए इंटाइटल है, उसके लिए इंटाइटल है, इसका मतलब है कि उसको ये अधिकार है ये चीज़ प्राप्त करने का। ठीक है, तो ये क्लेम है, राइट, प्रिविलेज, ये सारे जो है और इसके सिनोनिम्स हो गए क्लेम, राइट, प्रिविलेज। और एंटोनिम्स हो गए जैसे डिस्क्वालिफिकेशन, फॉर्टियोर और डिनायल, ये हो गए एंटोनिम। His strong sense of entitlement made him think he deserved a special treatment। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉम्प्लिसेंसी, ये देखिए कॉम्प्लिसेंसी कल भी हम लोगों ने देखा था, आज के भी एडिटोरियल में यूज़ किया गया है। आज का जो एडिटोरियल शशि थरूर जी ने लिखा है उसमें ये वर्ड यूज़ किए गए हैं, और पता है आपको शशि थरूर जी की इंग्लिश काफ़ी अच्छी मानी जाती है, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो बहुत ही चुनिंदे वर्ड हैं। तो कॉम्प्लिसेंसी, असंतोष, ढिलाई भरा संतोष। तो ये संतोष यानी कि कहने का मतलब कि आत्मसंतोष, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, स्मगनेस, इनर्शिया, ये सारे जो हैं इनके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करते हो एंजाइटी, रेस्टलेसनेस और कंसर्न। Complacency after small success can stop a student from improving further। देखिए यहाँ आत्मसंतोष जो है वो नेगेटिव फॉर्म में यूज़ किया गया है इस सेंटेंस में, कि कंप्लेसेंसी जो है किसी भी व्यक्ति को
और किसी भी स्टूडेंट को छोटे अगर मान लो सक्सेस है और उस पे वो कॉम्प्लिशेंसी दिखाता है, वो आत्मसंतुष्टि दिखाता है, तो उसके फ्यूचर को इम्प्रूव करने में हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। ब्यूरोक्रेटिक बहुत ही जाना माना नाम है, नौकरशाही से संबंधित है ये, दफ्तरी को, ठीक है। इसमें ऑफिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोसीजरल इसका सिनोनिम्स होगा, और एंटोनिम्स में इनफॉर्मल, फ्लेक्सिबल और नॉन ऑफिशियल। गेटिंग अ सिंपल सर्टिफिकेट ऑफन टेक्स अ डेज बिकॉज ब्यूरोक्रेटिक। यहाँ ब्यूरोक्रेटिक वर्ड का जो यूज़ किया गया है ये इसके कॉन्टेक्स्ट में लेकर के ये कहा गया है कि ये जो डिले है प्रोसेस है, वो डिले प्रोसेस किसके वजह से हो रहा है, प्रोसीजरल जो प्रोसेस है प्रोसीजरल, उसके वजह से। और ये प्रोसीजरल प्रोसेस किसके वजह से होता है, ब्यूरोक्रेटिक की वजह से, यानी कि नौकरशाही के वजह से। उसके बाद है मलाइस, बेचैनी, अव्यवस्था, बिगड़ी हुई स्थिति, ठीक है। और इसका जो सिनोनिम्स होगा वो अनीज, इलनेस, डिसऑर्डर। एंटोनिम्स हो गए हेल्थ, वेल बीइंग, और ये आपके कंफर्ट। There is a general malaise in the office when people feel overcrowd, overworked। ओवरवर्क यानी मतलब काम बहुत ज़्यादा होने के स्थिति में जो वहाँ के स्टाफ है वो मलाइस फील कर रहे हैं, ऐसा इसमें होता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो हमारा वर्ड्स है लास्ट, वो है इनटॉलरेंस। देखिए टॉलरेंस हम समझते हैं, टॉलरेंस क्या होता है, किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने की जो क्षमता होती है उसे कहा जाता है सहिष्णुता, कहते हैं उसे। और इनटॉलरेंस होता है असहिष्णु, यानी कि सहन नहीं कर पाना, बेयर नहीं कर पाना। तो इसका सिनोनिम्स देखें तो वो होगा हमारा बाइगेस्ट्री, नैरो माइंडनेस और प्रिजुडाइज। और ये होगा टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस और ब्रॉड माइंडनेस हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। इनटॉलरेंस टुवर्ड डिफरेंट ओपिनियंस कैन हार्म एनी डेमोक्रेसी। तो ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकेबलरीज जो एसएससी और बाकी जो वन डे एग्ज़ाम है जिसमें इंग्लिश से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं तो उनके लिए खास इम्पोर्टेंस रखते हैं। आइए सबसे पहला जो हमारा आज का जो न्यूज़ आर्टिकल है जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो है बांग्लादेश में वायलेंस। बांग्लादेश में अभी फिर से वायलेंस जो है एरप्ट हो चुका है, और उसका कारण क्या है, वो है एक वहाँ के जो खास लीडर थे उनके डेथ, ठीक है। उनके डेथ के बाद जो है वो काफ़ी वहाँ पे वहाँ की जो जनता है वो प्रोटेस्ट करने शुरू कर दी। सबसे पहले बांग्लादेश की अगर स्थिति को देखें तो ये इंडिया के जो ईस्ट साइड में है, जो वेस्ट बंगाल से जो लगा हुआ हिस्सा है, वो पूरा का पूरा ये जो है बांग्लादेश है, ठीक है। तो ये बांग्लादेश हमारे विभिन्न जो राज्य हैं उससे सीमा शेयर करते हैं। ये देखेंगे कि एकदम से भारत की स्थिति में है, क्योंकि ये पहले हमारा हिस्सा हुआ करता था आज़ादी से आ, पहले यही जो था बंगाल का पूरा हिस्सा था ये। तो वो बांग्लादेश यहीं पे जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। समझते हैं आखिर क्या कारण है। सबसे पहले हम समझेंगे कि इस प्रोटेस्ट में हिस्सा कौन ले रहा है। तो वहाँ का जो नेशनल सिटीजन पार्टी है बांग्लादेश का, इस्लामी छात्र शिविर, ये सारे जो वहाँ के ढाका यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स यूनियन है, ये सारे जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये बांग्लादेश की जो भी स्थिति है, जो भी वहाँ की परिस्थिति है, उसमें इंडिया का इंटरफेरेंस हो रहा है और उसे रोकना चाहिए। वो इसके विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये वहाँ की गवर्नमेंट जो है अभी, जो हाल ही में मोहम्मद यूनिस खान आए हैं, ठीक है, मोहम्मद यूनिस आए हैं, उनके ऊपर भी अटैक किया गया है। मतलब कहने का मतलब कि उन पे क्रिटिसाइज़ कर रही है, वहाँ की जो प्रोटेस्टर्स है क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि वो इस तरह के काम ना करें, वो किसी भी तरीके से बाहरी देशों के इंटरफेरेंस को बर्दाश्त ना करें। ये प्रोटेस्ट आखिर शुरू कब हुआ, क्यों हुआ, इसका कारण है कि वहाँ के एक लीडर हैं शरीफ ओस्मान हादी, उनके डेथ के बाद ये आ, शेख जो थे हसीना को जो हटाए, अभी हाल ही में जो प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है, उसके बाद से वहाँ की जो सरकार है उसको हटा करके, शेख हसीना को हटा करके मोहम्मद यूनिस को वहाँ का जो
इंटरिम गवर्नमेंट का जो लीडर बनाया गया, उसके लीडर रह चुके हैं इनकलाब मंच के ये शरीफ उस्मान हादी। ठीक है, ये हादी 32 ईयर्स के थे, जिनको दिसंबर 12 को वहाँ पे जो है गोली मार दी गई थी, जिसके बाद से इनका हाल ही में मौत हो गया। और इस वजह से वहाँ के जो जितने भी प्रोटेस्टर, वहाँ की जो जनता है वो रोड पर आ गई है। वहाँ के जो बहुत सारे जो न्यूज़पेपर्स, जो ऑफिसेज हैं न्यूज़पेपर से जुड़ा हुआ, मीडिया से जुड़ा हुआ, जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ, उनके बिल्डिंग्स को वो कब्जा करके उनमें आग लगाना, वहाँ तोड़ फोड़ करना, ऐसी जैसी घटनाएं वहाँ पे हो रही है। और ये सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं वहाँ के, ठीक है, उन्हें एजेंट ऑफ इंडिया कहकर बुलाया जा रहा है। तो यहाँ पे बांग्लादेश की स्थिति को हमने समझा कि वहाँ पे ये प्रोटेस्ट आखिर क्यों हो रहा है। तो वहाँ पे उनका मानना है कि भारत सरकार जो है उनकी जो इंटरनल मामले हैं उनमें दखल अंदाजी कर रही है। और वहाँ के जो खास लीडर हैं, जो शरीफ उस्मान हादी थे उनके प्रोटेस्टर्स के, उनकी मौत के बाद ये वायलेंस एरप्ट हुआ। अगली जो बहुत ही मोस्ट अगर कहें कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है, वो है प्रपोजल टू एस्टैब्लिश स्पेस लैब्स अक्रॉस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। यानी कि जितने भी भारत में ये हैं इंस्टीट्यूशंस है एकेडमिक, उनमें खास किस्म का एक लैब, जिसे हम कह सकते हैं कि स्पेस लैब्स का एस्टेब्लिशमेंट की बात कही जा रही है। तो उन सारे जो स्पेस लैब्स होंगे उनके क्या मतलब रिक्वायरमेंट्स होंगे, उससे क्या फ़ायदा होगा, ये समझेंगे। इन स्पेस जो है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इनने जो जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, उनसे रिक्वेस्ट किया है, प्रपोजल मांगा है कि आप जो है इस लैब के इस्टेब्लिशमेंट के लिए अपनी दावा को पेश करें। ठीक है, कैसा लैब होगा? अंतरिक्ष प्रयोगशाला, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेस लैब्स, उसके इस्टेब्लिशमेंट की बात कही जा रही है किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के बारे में, मतलब जो भारत में है उसमें। ये क्यों हो रहा है? तो ये एफर्ट है हमारे देश की जो स्पेस टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम है उसको बिल्डअप करने का, उसे स्ट्रॉन्ग करने का। और इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसको स्पेस कहते हैं, ये एक ऑटोनोमस एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत। और ये चाहती है कि भारत में जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उसमें एक स्पेस लैब को इस्टेब्लिशमेंट किया जाए। लेकिन उनमें से चुनिंदा जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होंगे उन्हीं में किया जाएगा। और उन इंस्टीट्यूशंस को प्रपोजल के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। ये लैब्स जो होंगे वो क्या करेंगे, और वहाँ के जो स्टूडेंट्स होंगे उन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को, उन्हें ट्रेनिंग देंगे, उनका एक्सपोजर होगा किस चीज़ से, ये स्पेस टेक और बाकी चीज़ों से, कि आखिर स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है, उन सबों से उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, इसमें 7 जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस होंगे फर्स्ट फेज में चुने जाएंगे जहाँ पे ये लैब को इस्टेब्लिश किया जाएगा। और इसका जो फंड है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, वो 75% जो है वो इन स्पेस कवर करेगी। इन स्पेस जो है वो 75%, या यूँ कहे तो 5 करोड़ तक जो इसका खर्च है वो इन स्पेस वहन करेगी। और बाकी जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस होंगे वो अपना 25% अपना खुद का खर्च उठाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे देश में स्पेस टेक्नोलॉजी का जो एजुकेशन है, स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी ज्ञान की वृद्धि होगी। और इससे हमारे जो दूर दराज, या यूँ कहें कि जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें भी स्पेस से जुड़े हुए जो कोर्सेज हैं और ट्रेनिंग है वो शुरू हो जाएंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमारे देश को आत्मनिर्भर, या यूँ कहें कि एडवांस करने में हमारी मदद करेगा। आइए अगले एडिटोरियल पेज में आज का जो एडिटोरियल जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है द सिग्निफिकेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस। अभी अभी हम लोगों ने देखा था शांति बिल के तहत भारत सरकार ने जो किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर को न्यूक्लियर पावर में और बाकी के क्षेत्रों में जो है कि उसे
अनुमति दे दी है। तो इसी के ऊपर लिखा गया ये एडिटोरियल है, और एडिटोरियल जो लिखे हैं वो राजीव गौबा हैं, नीति आयोग के मेंबर रह चुके हैं, मेंबर हैं अभी ये, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है इंडस्ट्रियल जो बेस है इसका डिफेंस सिस्टम का, उससे क्या इसका फ़ायदा मिलने वाला है उसके बारे में। भारत को जो है अभी से हमारा जो लक्ष्य है वो है कि उसे डेवलप नेशन बनाना है 2047 तक, मतलब 2047 तक जो हमारा लक्ष्य है कि भारत को एक विकसित देश बनाना है। तो वो सिर्फ ये नहीं कि सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो, मतलब जो विकसित भारत का जो हम परिकल्पना कर रहे हैं, या फिर मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो परिकल्पना कर रहे हैं कि भारत को 2047 तक विकसित बना देना है, तो सिर्फ उसमें सामाजिक और आर्थिक रूप से ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं, बल्कि उससे जो इसका स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है, जो सैन्य जो क्षमता है, हमारी जो रणनीतिक क्षमता है, उसको भी डेवलप करने की बात कही जा रही है, ठीक है। उसमें भी ये शामिल होने चाहिए, और इसलिए ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमें अपने जो भी डिफेंस से जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं, उसका जो प्रोडक्शन है, उसका जो इम्पोर्ट है, एक्सपोर्ट है, उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बिना उसके हम इस अचीवमेंट को 2047 तक जो विकसित भारत होने की जो अचीवमेंट हमने तय किया है, और जो एम है, जो टारगेट है, उसे पाना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हम पता है कि जितने भी इम्पोर्ट्स जो होते हैं, वो किसी न किसी तरीके से हम देखते हैं कि वो किसी प्राइवेट सेक्टर से ही किए जाते हैं। अगर विदेशों से हम कोई जैसे मान लेते हैं किसी भी तरीके का जो इम्पोर्ट्स करते हैं डिफेंस से जुड़ा हुआ इक्विपमेंट, तो ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, वहाँ की जो प्राइवेट कंपनी होती है उससे करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भारत में प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट सेक्टर को हम अलाउ नहीं करते हैं इस क्षेत्र में। तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि एक अपने ही देश में प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरर्स को हम हतोत्साहित कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दूसरे देशों से हम जो है उसको प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं, उसके वहाँ के प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे ये हमारे इकोनॉमिकल पोटेंशियल को हार्म तो करता ही करता है, साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी को भी हार्म करता है। इकोनॉमिक पोटेंशियल को कैसे हार्म करता है, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं हम इन चीज़ों को आयात करने में। वहीं नेशनल सिक्योरिटी इस मामले में है कि वैसे देश के प्राइवेट सेक्टर से हम खरीदते हैं जिन देश में हमारे प्राइवेट सेक्टर का और हमारे उन प्राइवेट सेक्टर का हमारे देश में किसी तरीके का कोई ये कहें कि वेलफेयर इंटरेस्ट नहीं है, उन तरह की कंपनी से हम इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहली बात समझे कि इससे क्या होगा अगर हम प्राइवेट सेक्टर को डिफेंस के सेक्टर में लाते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट को बनाने में लाते हैं, तो उससे क्या होगा, इस रिफॉर्म से क्या होगा। प्राइवेट सेक्टर लिबराइज करने के बाद हमारे देश में एफडीआई आएगी, जितने भी प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा हुआ जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में आएगी और निवेश बढ़ेगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि इन सबों को होने से प्राइवेट सेक्टर से हमारा जो डिफेंस का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ चुका है, और वो हम जो अभी हमारा जो एक्सपोर्ट है, हम जो डिफेंस इक्विपमेंट्स जो हैं एक्सपोर्ट्स करते हैं, वो मोर देन 80 कंट्रीज़ को करते हैं। यानी कि हमारे पास जो भारत का अभी का जो एक्सपोर्ट्स है वो लगभग 80 देशों को हम डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करते हैं। अभी के जो सिनेरियो हैं देख रहे हैं कि हाल ही में वेस्ट एशिया और एशिया और बाकी देशों में, यूरोप में ये युद्ध हो रहे हैं, किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई देश एक दूसरे से, जैसे यूक्रेन है, रशिया है, इसराइल है, फिलिस्तीन है, ये आपस में उलझे पड़े हैं। तो ऐसे स्थिति में ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारा जो डिफेंस सेक्टर है उसको स्ट्रेंथनिंग करने की ज़रूरत है, यानी कि जो डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है उसको हमें स्ट्रेंथनिंग करने की ज़रूरत है, ना सिर्फ इम्पोर्ट डिफिशेंसी को घटाने के लिए, इम्पोर्ट डिफिशेंसी को डिपेंडेंसी को घटाने के लिए, बल्कि हमें स्किल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के साथ साथ ये जो जियो पॉलिटिकल लवरेज है उसको भी बढ़ाने के लिए हमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने डिफेंस में आत्मनिर्भर बने, डिफेंस इक्विपमेंट्स में आत्मनिर्भर बने। यानी कि अगर देखें कि अगर किसी दूसरे देश से हमें इंपोर्ट घटाने हैं, तो इंपोर्ट अगर हम घटाते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होंगे डिफेंस में। इंपोर्ट घटाने से पहला तो होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा,
लोगों को काम मिलेगा, देश में जो है बेरोजगारी की जो समस्या है वो खत्म होगी, लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। दूसरा अगर हम बात करें तो हमारा पैसा भारत में ही रहेगा, इससे हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगा। तीसरा कि किसी भी तरीके से जो देश होते हैं, जियोपॉलिटिकल जो हमारा लेवरेज है उसमें इंक्रीज होगा, उसमें बढ़ोतरी होगी। क्यों होगा? क्योंकि किसी भी देश से जब हम कोई इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं, किसी तरह का कोई इंपोर्ट करते हैं, तो हमारी जो बार्गेनिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है उस देश के साथ, और किसी न किसी तरीके से ये हमारे देश के हित के लिए अच्छा नहीं होता है। हम अच्छे तरीके से जो है वो बार्गेनिंग के कंडीशंस में नहीं होते हैं, तो वो हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है उसमें कमी लाने का काम करता है। तो इससे हमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने डिफेंस सेक्टर को इंडस्ट्रियल बेस के दम पे इसको बहुत ज़्यादा डेवलप करें। आइए देखते हैं अगला जो है वो है अग्निवीर से संबंधित। अग्निवीर याद है कि ये से सेवा में लाया गया था और उसके बाद से इस पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे। तो उस प्रोटेस्ट के दौरान भारत सरकार ने ये घोषणा करी थी कि 10% का जो अग्निवीर से निकले हुए जो भी जवान होंगे उनको सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में उनको जो है रिजर्व के तौर पे रिक्रूटमेंट किया जाएगा, यानी कि उनको रिजर्वेशन दिए जाएंगे 10% सीट पे। तो ये था पहले का, लेकिन अब भारत सरकार ने इसे बढ़ा करके 50% तक करने का निर्णय लिया है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने, है नी, उन्होंने ये कहा है कि इसे बढ़ा करके सीएपीएफ का जो रिजर्वेशन है वो एग्जिस्टिंग 10% से बढ़ा करके इसे 50% कर दिया जाए। जहाँ तक सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की बात करें तो उसमें कौन कौन से आते हैं, तो पहले हैं सीआईएसएफ को देखते हैं। ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस सीआईएसएफ, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी और असम राइफल। ये सारे जो फोर्सेस हैं वो सारे के सारे सीएपीएफ में आते हैं। तो जो अग्निवीर से जो रिटायर होकर के 4 साल की सेवा देने के बाद जो अग्निवीर आएंगे वो इन तरह के जो सीएपीएफ है उनमें अपने रिक्रूटमेंट के लिए जो फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उनको 50% का रिजर्वेशन मिलेगा, सीट जो होगा उनका 50% वहाँ पे रिजर्व होगा। ये किया गया था। अग्निवीर का जो स्कीम आया था 2022 में, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखा गया था, और इस वायलेंस को रोकने के लिए इसे जो है 2022 में घोषणा करी गई थी कि सीएपीएफ में 10% का आरक्षण जो है, रिजर्वेशन जो है वो उनको मिलेगा। हमारा जो ये अग्निवीर है 2022 में लाया गया था और 4 साल की जो सेवा है उसके बाद ये 2026 में एक बैच जो है वो पहली बैच है वो निकल करके आएगी, जो इन्हें 50% का जब लाभ मिलेगा तो इन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा इन सीएपीएफ। आइए समझते हैं। सेंटर ने एक डिसीजन लिया है कि जितने भी हमारे देश में पोर्ट्स हैं या फिर शिप्स हैं उनकी सिक्योरिटी, उनके प्रोटेक्शन के लिए एक अलग से एक बॉडी की आवश्यकता है। उसकी कंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है कि एक ऐसी बॉडी बनाई जाए ताकि जाकर के ये हमारे जो देश हैं उनमें जो भी पोर्ट्स हैं, शिप्स है, उसकी सुरक्षा का जो जिम्मा है वो उठा सके। ये आखिर इसका नाम होगा ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी। ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी जो है ये एक डेडिकेटेड बॉडी होगी जो कि सिक्योरिटी करेगी किसी वेसल्स एंड पोर्ट फैसिलिटीज इन द कंट्री, यानी कि जो हमारे जो शिप्स होते हैं, वेसल्स होते हैं उनके, और साथ ही साथ वो जो हमारे देश में पोर्ट्स हैं उनके ऊपर भी। ठीक है, ये ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन के तर्ज पे है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन पहले से ही हमारे देश में है, जो कि जो सिविल एविएशन से जुड़ा हुआ नहीं, हवाई जहाज और ये जो पोर्ट्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते, तो ठीक उन्हीं के तर्ज पे ब्यूरो ऑफ पोर्ट्स सिक्योरिटी का गठन किया जाएगा। इसको वहाँ की जो सिक्योरिटी है उसको असाइन किया गया है, और वहाँ के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल थ्रेट्स है, उन सबों को रोकने का ये प्रयास करेगी। एक तरह से कहें कि एंटी साबोटाज से लेकर के डिजिटल थेफ्ट से लेकर के हर चीज़ को ये देखेगी। कंस्ट्रक्शन में देखें तो ये बीओपीएस एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। इसमें मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 के तहत इसको बनाया जाएगा। इसमें डायरेक्टर जनरल होंगे,
ठीक है। इन्हीं के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स जो है, शिपिंग एंड वाटरवेज, इसमें रिस्पॉन्सिबल होगा इस पूरे बॉडीज़ को रेगुलेट करने का, यानी कि डायरेक्टर जनरल होंगे, उसको ये से रेगुलेट करेंगे। BOPS शैल बी हेडेड बाय एन IAS ऑफिसर। इसमें जो DG होंगे, डायरेक्टर जनरल होंगे, वो एक IPS ऑफिसर होंगे। उनके जो हेड होंगे DG, वो IPS ऑफिसर होंगे। इससे पहले अगर देखें कि जो पोर्ट्स थे या फिर जो शिप्स थे, उनकी जो सुरक्षा थी वो किसके जिम्मे थी, तो वो था CISF के द्वारा। ठीक है, ये हमारे इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, उसके द्वारा ये किया जाता था। और साथ ही साथ इसका था एक रिकॉग्नाइज सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा ये किया जाता था। तो ये पहले CISF के हवाले थी, लेकिन अब इसे BOPS के द्वारा किया जाएगा, बॉर्डर सॉरी ये ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छी टिप्पणी की है इकोलॉजी के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से, स्पेसीज जो हमारे देश में और या फिर दुनिया में जो भी हैं, जो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के। तो CSR जो है, CSR जो होता है CSR जो होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ऊपर जो हम कॉरपोरेट्स होते हैं, जो उसमें 2% का वो जो हम किसी इकोलॉजिकल और बाकी क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में जो कुछ भी डेवलपमेंट है, उसके लिए वो पैसे देते हैं। तो उस फंड का जो 2% उनके जो नेट प्रॉफिट होता है, उसका जो वो देते हैं, उससे उनका मानना है कि ये एक, ऐसा नहीं समझे कि ये चैरिटी है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ये CSR जो है वो कोई चैरिटी नहीं है, बल्कि ये उनकी ड्यूटी है, उनकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि उन्हें ये ऑब्लिगेटरी है, उन्हें मानना ही पड़ेगा कि उन्हें देना है। ऐसा नहीं मानेंगे कि ये किसी तरीके का देश में वो चैरिटी कर रहे हैं। इंक्लूड इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR जो है इनहेरेंटली इंक्लूड इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये फंडामेंटल ड्यूटी है हमारे कि हम अपने इन्वायरमेंट को बचाएं, क्योंकि ये किसी भी सोसाइटी का की ऑर्गन होते हैं। ये CSR जो होता है वो किसी भी कॉरपोरेट को इसलिए दिया जाता है, देना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे देश की जो संसाधन है उसका वो इस्तेमाल करते, उनका दोहन करते हैं। तो उसके उस दोहन से जो समाज को और जो हमारे इन्वायरमेंट को, जो हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं, जंगल, ज़मीन, पानी, हवा, उनको जो नुकसान पहुंचता है, तो उनमें एक पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए, एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए उनका ये योगदान जो होता है वो CSR होता है। ये ऐसा, आखिर ये जो टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट ने, आखिर ये कब किया, तो ये एक पटिशन था। ठीक है, और एक हमारे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो बर्ड है, जिसको हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स इन द वर्ल्ड कहा जाता है, और ये ग्रेट थार डिजर्ट जो डिजर्ट है उसके में पाया जाता है। तो उससे जुड़ा हुआ पटिशन था ये कि ये नियर टू एक्सटेंट बर्ड होते जा रहे, यानी कि ये बर्ड जो है वो नियर टू एक्सटेंट है, मतलब एक्सटेंस होने के कगार पे है। तो इनमें किसी तरीके का रोक सकते हैं, इनमें कोई पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, उसके ऊपर था, क्योंकि ये जो भी कुछ है वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से होता है। और ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस जो होते हैं वो किसी न तरीके से, किसी रूप से देखा जाए तो इसमें कॉरपोरेट्स का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये आर्टिकल 51G जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो चैप्टर है, उसमें ये शामिल है। ये फंडामेंटल ड्यूटी, और हमारा फंडामेंटल ड्यूटी जो आर्टिकल 51AG में है, वो कहता है कि हमें प्रोटेक्ट करना है नेचुरल इन्वायरमेंट को, जिसमें जंगल है, झील है, नदी है, वाइल्ड लाइफ है, इन सबों को, और साथ ही साथ उन सभी जीवों के प्रति हमें प्रेम का भाव दिखाना है। ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी है आर्टिकल 51AG के तहत। जहाँ तक बात करें CSR का, तो एटलीस्ट 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, यानी कि 2% का जो नेट प्रॉफिट जो होता है, कम से कम 2%, कम से कम किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी जिस पे CSR लायबल है, उन्हें किसी भी तरीके से कहा जाए तो 2%, कम से कम 2% जो है
वो उन्हें सीएसआर के तौर पे खर्च करनी पड़ती है कंपनीज एक्ट के तहत। ये जो कंपनीज एक्ट 2013 बना हुआ है उसके तहत जो है उन्हें खर्च करने पड़ते हैं। सीएसआर फंड जो है एक उनको, अभी हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये वॉलेंट्री एक्ट ऑफ चैरिटी ना होकर ये फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, इसे मानना ही चाहिए। और सीएसआर फंड मस्ट देयरफॉर बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स एक्स सिटू एंड इन सिटू कंजर्वेशन एफर्ट्स टू प्रिवेंट एक्सटेंशन। यानी कि एक्स सिटू होता है कि अगर आप कंपनी जो है किसी तरह का कोई काम कर रही है लेकिन वो उसमें सीएसआर जो है वो दे रही है 2% का, तो दो तरीके से इसको खर्च कर सकती है। एक तो डायरेक्ट वहीं पे जहाँ पे उसका नुकसान पहुंच रहा है, या फिर दूसरा इनडायरेक्ट वे में कहें तो उस जगह पे जहाँ पे वो उसका कार्य क्षेत्र नहीं है लेकिन किसी दूसरे फील्ड में उस चीज़ को, पैसे को खर्च करके किसी दूसरे फील्ड में पॉजिटिव चेंज ला रहा है। तो जो जिस फील्ड में वो कर रहा होता है उसे इन सिटू कहते हैं, और अपने फील्ड से हट करके बाकी किसी अन्य फील्ड में अगर वो करता है तो उसे एक्स सिटू कहते हैं। तो इस तरीके से 2% का जो ये नेट प्रॉफिट का जो हिस्सा है सीएसआर जो दिया जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये चैरिटी नहीं बल्कि आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, इसे आपको देना ही देना है। तो आज थे ये द हिंदू पेपर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा ही महत्व रखते थे। एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी और जितने भी अदर स्टेट के पीसीएस हैं और बाकी जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं उन सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, पीटी के हिसाब से भी और मेंस के हिसाब से भी। तो इस तरह से देखें कि जो द हिंदू एनालिसिस है लगभग बहुत ज़्यादा जितने भी न्यूज़ होते हैं वो इम्पोर्टेंट्स होते हैं एग्ज़ाम के हिसाब से। तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही उन दोस्तों को शेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत है। साथ ही साथ हमारे रीच बढ़ेंगे, उससे हम बहुत ज़्यादा जो है उत्साहित होंगे, हमें अच्छा लगेगा। तो इस चैनल को आप उन लोगों के पास शेयर करें जो जिसकी ज़रूरत है उन्हें। थैंक यू।